ओके जी जी। क्या चीज़? कोड, हाँ, वीक 9 जो है उसका कोड जो है मैंने साथ अपलोड किया था प्रोग्राम्स। और वीक 10 आज की क्लास के बाद, ये क्लास हो जाए तो मैं अपलोड करूँगा। ओके जी, तो वीक 10 की ये सेकंड क्लास है। और हमने लास्ट क्लास में ये पैकेजेस और डिफरेंट प्रोग्राम्स देखे थे जिसमें आपका पैकेजेस का कंसेप्ट, अरेज बताएंगे आपको, कंस्ट्रक्टर्स और ये सारी चीज़ें, डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने देखे थे। आज की क्लास में हम कंपोजिशन को देख लेते हैं और जो बाकी की चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको उसमें ओपन कर लेता हूँ। इसको देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा जी, तो मैं स्लाइड्स ओपन करता हूँ, डिस्कार्ड करते हैं और वीक 10। अच्छा जी, दो दो चीज़ें आज करनी है, एक इनहेरिटेंस और एक कंपोजिशन। तो पहले इनहेरिटेंस को देख लेते हैं और फिर कंपोजिशन को देख लेते हैं। इनहेरिटेंस में कुछ डिटेल्स हैं, वो सारी आप लोगों को मैं भी बताता हूँ। और अच्छा जी, इनहेरिटेंस आई थिंक आप सबको पता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है इनहेरिटेंस का पर्पस क्या है और ये सारी चीज़ें। तो आप इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, जब आप सी प्लस प्लस में इनहेरिट करते तो क्या कैसे करते थे? क्लास ए पब्लिक और जो भी इनहेरिटेंस यूज़ करें, और उसके बाद आपके पास वो लगाते थे, एक्सेस मॉडिफायर कॉलन 2 लगाते थे। ठीक है, अच्छा, जावा के अंदर आपको जब इनहेरिटेंस इनहेरिट करनी है किसी क्लास को, तो आप कीवर्ड एक्सटेंड्स यूज़ करोगे। ठीक है, इनहेरिटेंस हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जस्ट आपको मैं पिक्चर एक सेंटेक्स उसका बता रहा हूँ कि आपके पास क्लास है सुपर क्लास के नाम से, जिसमें कुछ डेटा मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर फंक्शंस हैं। ये आपकी पेरेंट क्लास है। चाइल्ड क्लास आपकी जब उसको इनहेरिट करेगी तो क्या लिखोगे आप? चाइल्ड क्लास का नाम, एक्सटेंड्स कीवर्ड, और जिस क्लास से इनहेरिट कर रहे हो उस क्लास का नाम। ठीक है, जावा में इनहेरिटेंस को अप्लाई करने का ये तरीका है। एग्जाम्पल आपको इनहेरिटेंस की पहले भी दी थी कि इनहेरिटेंस हम इसलिए करते हैं कि हमें इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी अचीव होती है, लेस रिडंडेंसी अचीव होती है। अब आपके पास जो, जैसे आपको यहाँ पे 3 क्लासेस नज़र आ रही है, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, तीनों के जो कॉमन फीचर्स हैं उसको आप एक पेरेंट क्लास में रखें, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बाकी क्लासेस को उससे एक्सटेंड करें। ठीक है, तो ये जो एरो है ना, इस तरीके से ये इनहेरिटेंस का सिंबल है डायग्रामेटिकली। ठीक है, यूएमएल की जब क्लास डायग्राम बनाते हो तो ये इस तरह से आपको नज़र आता है। बाकी आपके पास हर चाइल्ड क्लास में कुछ फीचर्स पेरेंट्स से होंगे, कुछ फीचर्स उसके अपने होंगे, ये बात भी आप लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा जी, इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली ये है कि आपके पास एक क्लास है और उससे एक ही क्लास इनहेरिट हो रही है, क्लास ए से क्लास बी। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है सिंगल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, या आप इसे कह दें हिरारिकल कह दें। हाँ, क्लास ए है, नहीं हिरारिकल ये नहीं है, हिरारिकल हमारे पास आगे आ रही है। ठीक है, इसको मल्टी लेवल ही कहेंगे। अच्छा, मल्टी लेवल में ये है कि आपके पास एक क्लास है, क्लास ए से क्लास बी एक्सटेंड हो रही है, और क्लास बी से फिर क्लास सी एक्सटेंड हो रही है। इसमें भी कोई मसला नहीं है, इस इनहेरिटेंस में भी कोई मसला नहीं है। ये आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ें देखी होंगी, अप्लाई भी की होंगी, डिफरेंट सिनेरियोस आपको मिले होंगे।
हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं कि जब आपके पास एक क्लास है और एक क्लासेस इस एक क्लास को दो क्लासेस एक्सटेंड कर रही हैं, क्लास बी भी ए को एक्सटेंड कर रही है और सी भी ए को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, मींस क्लास ए दोनों का पेरेंट है, यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये है कि एक क्लास है, उसके दो पेरेंट्स हैं, वो क्लास सी जो है वो क्लास ए से भी इनहेरिट हो रही है और क्लास बी से भी इनहेरिट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या है? जावा जो है, जावा वो सपोर्ट नहीं करती मल्टीपल इनहेरिटेंस को। क्यों सपोर्ट नहीं करती? उसका एक रीज़न है, एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, एग्जांपल से बताता हूँ। उस प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पर आप ज़रा देखें कि वाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। जो भी आए जल्दी से काइंड एडजस्ट हो जाएगा, क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, जल्दी से बैठ जाए। अच्छा जी, वाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो वो इसलिए कि आप ये ज़रा स्ट्रक्चर देखो, आपके पास है क्लास ए है, क्लास बी, सी और क्लास डी जो है। अभी क्लास डी जो है ये क्लास बी से इनहेरिट हो रही है और क्लास सी से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को बेसिकली कहते हैं, नाम एक दिया गया डायमंड प्रॉब्लम, इसकी शेप डायमंड की तरह बन रही है। मसला इसमें ये है कि क्लास बी एंड सी आर इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास डी इज इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ बी एंड सी इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे मसला क्या? मसला ये है कि कहता है कि एज्यूम आप ये करें कि बोथ बी एंड सी क्लास हैव अ मेथड विद द सेम नेम एंड सिग्नेचर। कहता है क्लास बी जो है, बी और सी दोनों क्लासेस में एक मेथड है विद सेम नेम एंड सिग्नेचर। जैसे हम आप ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का, ओवरलोडिंग में तो ये है कि आपके पास मेथड नेम सेम होता है, सिग्नेचर डिफरेंट होता है, हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ओवरराइडिंग में क्या होता है? मेथड नेम एंड सिग्नेचर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। मेथड नेम और सिग्नेचर मीन्स जो उसके पैरामीटर्स हैं। अब बी और सी दोनों में आपके पास अगर सेम ऐसा मेथड है जिसका नेम भी सेम है, सिग्नेचर भी सेम है, तो जब हम उसको इन्वोक करेंगे, when we invoke that method, so compiler will get confused to which method has to process। यहाँ पे मसला आता है। तो इस तरह की एम्बिग्विटी से बचने के लिए जो भी जावा के से बनाने वाले थे, उन्होंने यहाँ पर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को ख़त्म कर दिया है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसी सिचुएशन पड़ सकती है जहाँ पे आपको दो क्लासेस से कुछ चीज़ें लेनी है, ठीक है, क्लास बी सी से आपको कुछ लेना है, आपको एक क्लास से सब कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? तो फिर हम ये करते हैं कि हमारे पास एक दूसरा तरीका है, उसके थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। उसे कहते हैं इंटरफेसेस। तो अभी तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर रहे, अभी हम मतलब ये एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीक में दूंगा जब हम इन इंटरफेसेस को पढ़ेंगे कि इंटरफेसेस बेसिकली है क्या, इंटरफेसेस का काम क्या है। ये सब चीज़ें जब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो तब आपको जब इंटरफेस समझ आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात समझ आ जाएगी कि कैसे इंटरफेसेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। वही ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। आपके पास लेट्स से ओवरराइडिंग भी अभी हम देखते हैं। यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम में आपको ये कह रहा है कि आपके पास सेम फंक्शन अगर आ गया क्लास बी में भी विद सेम सिग्नेचर और क्लास सी में भी, और अब डी ने जब उसको लेट्स से डी ने उसको इन्वोक किया, तो उस वक्त कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो फंक्शन लेट्स से यहाँ से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए, इस एम्बिग्विटी की वजह से जावा के जो भी डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह से चाहिए, दो क्लासेस से कुछ आपको फीचर्स चाहिए, तो आप इंटरफेसेस, दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि इंटरफेसेस के थ्रू आप वो करें। इंटरफेसेस में फिर हम देखेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम हमें वहाँ पर नहीं आती। आपने जो भी ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग की बात की उस पर भी आते हैं, ठीक है। अभी प्रोग्राम्स आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी।
इनहेरिटेंस करते वक्त हमें एक और चीज़ यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं सुपर कीवर्ड। अभी जो प्रोग्राम भी देखेंगे तो उसको भी उसमें भी आपको ये नज़र आएगा। सुपर कीवर्ड बेसिकली है क्या चीज़? सुपर कीवर्ड बेसिकली ये है, ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता है मेंबर ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम द मेंबर ऑफ बेस क्लास। अब होता ये है कि आप सुपर कीवर्ड से इन्वोक कर सकते हो, ठीक है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को या पेरेंट क्लास के किसी भी फंक्शन को, ठीक है। डिराइव क्लास से आप पेरेंट क्लास के फंक्शन को या कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सुपर कीवर्ड। अगर आपने पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को एक्सेस करना है डिराइव क्लास में तो आप लिखोगे सुपर डॉट फंक्शन का नाम। और अगर आपने पेरेंट क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है, ठीक है, डिराइव क्लास में, तो फिर आप सिर्फ सुपर लिखोगे और ब्रैकेट में जब जो भी पैरामीटर पास करोगे वो डायरेक्टली उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। अच्छा, सुपर का कंसेप्ट ये है कि आप पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास से आप पेरेंट क्लास के फंक्शंस को या कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ कर सकते हो। डिराइव क्लास से आप पेरेंट के फंक्शन को या उसके कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हो। तो ये सुपर का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। प्रोग्राम आप देखें, ये प्रोग्राम में आपके पास एक क्लास है एनिमल। इस क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा? पब्लिक वाइड मूव, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया हुआ है कि एनिमल्स कैन मूव। ये पेरेंट क्लास है, एक क्लास एनिमल। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक दूसरी क्लास नज़र आ रही है डॉग, और डॉग की क्लास जो है वो क्या करिए, एक्सटेंड करिए एनिमल को। मींस जो मेन फीचर्स होंगे वो एनिमल क्लास में होंगे, डॉग क्लास एक्सटेंड करिए और कॉमन फीचर्स एनिमल्स के डॉग क्लास में आ जाएंगे। बाकी के जो फीचर्स हैं वो आपके पास एनिमल क्लास में एक्स्ट्रा होंगे, एनिमल में एक्स्ट्रा होंगे। ज़्यादा कुछ एनिमल की अपना बिहेवियर स्टेट होगी, डॉग का अपना स्टेट बिहेवियर होगा, एलिफेंट का अपना होगा, कोई और एनिमल है तो उसका अपना होगा। इस तरह से वो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे जो इनहेरिटेंस में हम करते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हम अभी डिराइव क्लास के अंदर है। डिराइव क्लास के अंदर आप देखें, आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है पब्लिक वाइड वॉक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा ही है कि नहीं? एक फंक्शन नज़र आ रहा है वॉक। अब इस फंक्शन के अंदर से मैं इस पेरेंट क्लास के इस मूव वाले फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ। डिराइव क्लास के अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन से मैं पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा सुपर का कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं डिराइव क्लास में, और डिराइव क्लास में मैंने यूज़ किया सुपर डॉट मूव। तो इसका मतलब ये है कि मैं पेरेंट क्लास के अंदर जो मूव फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैंने नीचे एक और प्रिंट आउट स्टेटमेंट लिखी है जिसमें डॉग्स कैन रन एंड वॉक। अब इसी क्लास में मैंने आपके पास यहीं पर मैंने मेन फंक्शन भी यहीं पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डॉग क्लास का, ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वॉक। तो अभी ये डिराइव क्लास का जो ये वॉक वाला फंक्शन है ये कॉल होगा। ये बात तो क्लियर है ना? और उसके अंदर से मैं एक फंक्शन है सुपर डॉट मूव, पेरेंट को कॉल कर रहा हूँ। ये बेसिकली कंसेप्ट है। अभी मैं आपको एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देता हूँ, ये सुपर कीवर्ड और ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो जाएंगी। फंक्शन और कंस्ट्रक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ए इनहेरिट है बी से, बी सी से, तो आप सी से बी को, ए बी सी से बी को करोगे और बी से फिर सी को, बी से फिर ए को करोगे। हाँ कर सकते हैं। ये वाली इनहेरिटेंस कह रहे हो आप, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ए बी सी, ए से बी इनहेरिट है, बी से सी इनहेरिट है, ठीक है। एग्जांपल्स आएंगी, इसकी एग्जांपल्स आएंगी, थोड़ी देर वेट कर ले। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, ओवरराइडिंग यहाँ पे मैंने कर दिया, और अभी प्रोग्राम में भी आपको पता चल जाएगा। तो क्या होता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, क्या होती है?
सेम नेम की हम्म, सब अगर हम जो है उसको जैसे एज आर्गुमेंट जो है उसको ट्रीट करते हैं मतलब एक फंक्शन है वो क्या आर्गुमेंट है एक दो तरह ओवरराइडिंग वो तो ओवरलोडिंग हो गया ना। सर ओवरराइडिंग अगर पेरेंट के पास भी फंक्शन हो चाइल्ड के पास सेम फंक्शन लेकिन चाइल्ड का थोड़ी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हो तो उसमें हमें ओवरराइड करना पड़ता है ताकि वो अपने पेरेंट वाला कि हम जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करें तो वो वाला कॉल ना हो, तो हमें जिस ऑब्जेक्ट का चाहिए वही वाला कॉल हो, पेरेंट अगर हम चाइल्ड कर रहे हैं तो पेरेंट वाला कॉल ना हो, ऐसे सर कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग का। सर सर ओवरलोडिंग का जब हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हो, नाम सेम हो लेकिन पैरामीटर्स नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, वो कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कंपाइलर को कि सिग्नेचर नेम तो मेथड नेम सेम है, सिग्नेचर डिफरेंट, उसको पता चल जाता है कि मुझे किसको कॉल करना है। और राइटिंग में क्योंकि पेरेंट क्लास में भी और जो चाइल्ड क्लासेस है उसमें भी वो सेम नेम के साथ वो फंक्शन होता है और सिग्नेचर भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं, उस वक्त फिर हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ज़रा, हमारे पास एक ये वही क्लास है, वही एग्जांपल है। यहाँ पर अगर आप देखें एनिमल की क्लास है जिसमें आपके पास एक फंक्शन है मूव के नाम से, और यहाँ पर डॉग की जो क्लास है वो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है, और यहाँ पर भी डॉग की क्लास में भी एक फंक्शन है मूव। यहाँ पे भी फंक्शन नेम सेम है और यहाँ पे भी फंक्शन नेम और उसका सिग्नेचर दोनों क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की जो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देखिए वो डिफरेंट है। डिस्क्रिप्शन से मतलब कि इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं एनिमल्स कैन मूव, मतलब बिहेवियर इसका चेंज है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं डॉग्स कैन आल्सो मूव। अब होता क्या है, जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे हम लिखेंगे लाइक ऐसे करेंगे, डॉग ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू डॉग, और जब मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट मूव, तो कौन सा कॉल होगा, डिराइव क्लास का ही कॉल होगा, हमेशा डिराइव क्लास का ही कॉल होगा। अब हम बेसिकली करते क्या हैं, हम ये ऐसा करते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास का बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें हमें दोनों यूज़ करने हैं। अगर एनिमल क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रेफरेंस, अब ये तो मैं न्यू एनिमल ही दिया, ठीक है, वो जो ऐसा ही। अब दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए, मैंने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट 2 बनाया और अब इस दफ़ा मैं उसको रेफरेंस दे रहा हूँ किसका, डॉग क्लास का, और मैं अब उसको एक्सेस कर रहा हूँ। इसको समझने के लिए मैं देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास सिनारियो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ज़रा देखें, इसको समझें। आपके पास एक क्लास है ATM की, ठीक है, और यहाँ पे एक और क्लास है ट्रांजैक्शन की। अब हम इनहेरिटेंस क्यों करते हैं, इनहेरिटेंस इसलिए करते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो, एक तो वो जो उसके एडवांटेजेस हैं कि लेट्स से लेस रिडंडेंसी और आपके पास जो रीयूजेबिलिटी फैक्टर है वो बढ़ता है। दूसरा हम हमारा इनहेरिटेंस को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि हमारा डिज़ाइन जो है ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। कैसे फ्लेक्सिबल हो, ज़रा इस बात पे गौर करें। अच्छा, फिर वापस उधर जाते हैं। ट्रांजैक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन की एक टाइप मैं कहता हूँ कि एक टाइप है विड्रॉ। जी सॉरी, नहीं समझा क्या क्या। हाँ, एक विड्रॉ हो गई आपके पास, और दूसरी हम कहते हैं यहाँ पर जिसमें आप कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसका क्या कहेंगे, चलिए कोई वर्ड यूज़ करेंगे यार। चलिए डिपॉजिट कह देते हैं, और एक तीसरा कर दिया लेट्स, ठीक है, तीसरा कहते हैं ट्रांसफ़र। अच्छा, अब देखिए ज़रा, अब अगर आप देखें
यहाँ पर अगर देखें तो ये ट्रांजैक्शन जो है ना, खुद इसका कोई रोल नहीं है। ट्रांजैक्शन या तो विड्रॉ है, या डिपॉजिट है, या ये ट्रांसफ़र है। ये बात समझ आ गई है? हम जब भी यूज़ करेंगे, हम जब भी लेट से जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे या जब भी हम कोई फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हम कौन सा यूज़ कर रहे होंगे? या तो विड्रॉ क्लास के अंदर का कोई फंक्शन, या तो डिपॉजिट क्लास के अंदर का, या तो ट्रांसफ़र क्लास का। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट क्लास, अब उसका यहाँ पर कोई ख़ास रोल नहीं रहा। हमने पेरेंट क्लास इसलिए बनाई है कि जो कॉमन फीचर्स होंगे वो हम यहाँ पर रख लेंगे, और हर क्लास की जो अलग अलग से जो उसकी नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, वो यहाँ पे इनहेरिटेड क्लासेस में जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से अगर आप ये देखें कि आपके पास ट्रांजैक्शन की लेट से कोई नई टाइप आती है, ट्रांजैक्शन की कोई नई टाइप आती है, तो आप इजीली एक नई क्लास बना के उसको ट्रांजैक्शन की क्लास से इनहेरिट करके आप यहाँ पे, जैसे वर्दा ने कहा कि फास्ट कैश, लेट से ये भी कोई ट्रांजैक्शन की टाइप थी, तो ये हमने नई क्लास यहाँ पर ऐड कर दी। अब होगा क्या? ये एटीएम की क्लास आपकी मेन क्लास है। यहाँ पे आपको इंटरफेस में ऑप्शन आएगा कि लेट से इंटर योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन में, आप लेट से क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से, या यहाँ से ऐसा होगा कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन क्लास को यूज़ कर रहा हूँ। अब ट्रांजैक्शन क्लास को यूज़ करने का मतलब ये है कि मैं एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन की जो सब क्लासेस हैं, इनमें से किसी एक के ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा। अब डिपेंड करता है कि मेरा यूज़र जो है वो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो अब लेट से हम जो ओवरराइडिंग की बात करते हैं, ओवरराइडिंग की, तो ओवरराइडिंग में ऐसा है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, लेट से एग्जीक्यूट, ठीक है। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, हम इसको बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हम आगे स्पेशल की बात करेंगे। अभी के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ये है कि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप पेरेंट क्लास में नहीं देते। पेरेंट क्लास में जस्ट आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, और जो उसको इनहेरिट करेगा वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन देगा। अब फास्ट कैश की एग्जीक्यूशन का अपना प्रोसेस होगा, विड्रॉ कैश की एग्जीक्यूशन का अपना प्रोसेस होगा, और डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन जब इनिशिएट करेंगे इसका अपना प्रोसेस होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब होता क्या है, इनहेरिटेंस से एक चीज़ तो आपको ये समझ आ गई कि आपका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो पेरेंट क्लास है ना, पेरेंट क्लास ये अपने सब क्लासेस को क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। सब क्लासेस के मतलब अगर मैं दोबारा उस प्रोग्राम की तरफ आऊँ, तो मैं आपको ये सारी कहानी जो बताई है ना, जस्ट ये कंसेप्ट समझाने के लिए, इस प्रोग्राम को ज़रा आप देखें। एनिमल कौन सी क्लास है? बेस क्लास है। बेस क्लास के बाद बेस क्लास है, और अगर मुझे बेस क्लास की किसी स्पेसिफिक फंक्शन को यूज़ करना है तो वो तो यहाँ पे पहला वाला जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो तो एज इट इज़। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट 2 को देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एनिमल ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू डॉग। चाइल्ड क्लास का जो रेफरेंस है वो मैंने एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को दिया। इसका मतलब ये है कि जो मेरा पेरेंट क्लास है, जो बेस क्लास है, वो मेरी चाइल्ड क्लासेस की किसी भी क्लासेस के फंक्शन को कॉल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो सिनेरियो आपके पास रियल उसमें ये होगा कि आपके पास जब भी कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी, ठीक है, तो आप बेस क्लास को यूज़ करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल आपको दूंगा जब हम एटीएम की केस स्टडी को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, उसको जब हम उसका कोड देखेंगे। तो अब होगा क्या कि आपका जो यूज़र है उसने इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो अगर इफ़ चॉइस इज इक्वल टू फास्ट कैश, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, क्या करेंगे,
नहीं, फास्ट कैश डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी देखें आप ये समझे कि देखिए इस ट्रांजैक्शन में से किसी एक डिराइव क्लास के फंक्शन ने एग्जीक्यूट होना है, ऐसा है कि नहीं? एक टाइम पे यूज़र या तो विड्रॉ करेगा या डिपॉजिट करेगा या फास्ट कैश करेगा, कोई एक काम करेगा ना। तो हमारे पास लॉजिक हमारे पास कुछ इस तरह से लिखी होगी कि ट्रांजैक्शन उसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, और जो क्लास अगर चॉइस इज इक्वल टू 1 होगी तो यहाँ पे होगा फास्ट कैश, चॉइस इज इक्वल टू 2 होगी तो यहाँ पे होगा विड्रॉ, और चॉइस इज इक्वल टू 3 होगी। हाँ, इफ़ कंडीशन लगा लेंगे और उसके बाद हम वो कर लेंगे, ठीक है। चॉइस अगर 1 है तो ये रेफरेंस भेज दो, चॉइस 2 है तो ये रेफरेंस भेज दो, चॉइस 3 है तो ये रेफरेंस भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस क्लास देखें, इनहेरिटेंस में अक्सर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें बेस क्लास का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एनिमल क्लास से हमने क्लासेस एक्सटेंड की, डॉग, कैट, हॉर्स वगैरह वगैरह। अब ऑब्जेक्ट्स आप किसके बनाओगे? चाइल्ड क्लास के बनाओगे ना, पेरेंट के तो नहीं बनाओगे ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। पेरेंट क्लास का एनिमल का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप उन हमेशा सब क्लासेस के बनाते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब हमें नहीं पता कि सब क्लासेस में से किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन, और पेरेंट से हम एक्सेस करते हैं। पेरेंट की जो क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो, उससे हम यहाँ पे जितने भी चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ओवरराइडिंग में ऐसा होगा कि एक फंक्शन होगा एग्जीक्यूट, लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल एग्जीक्यूट का फंक्शन, वो हर सब क्लास में होगा, और हर सब क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। फास्ट कैश का अपना कोई प्रोसेस होगा, विड्रॉ का अपना प्रोसेस होगा, डिपॉजिट का अपना प्रोसेस होगा। तो आपने सेम फंक्शन आपने यूज़ किया, सेम फंक्शन विद सेम सिग्नेचर आपने यूज़ किया। तो अब मैं ज़रा उस डॉग वाले एग्जांपल पे दोबारा जाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, डॉग ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल, तो ये ठीक होगा? नहीं, ये गलत होगा, ये मुझे करने नहीं देगा, ठीक है, ये मुझे करने नहीं देगा। तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं, और बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जस्ट सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये जो हमारे पास जो सब क्लासेस हैं उसको हम एक्सेस कर सकें। अदरवाइज़ बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। बेस क्लास से जितनी क्लासेस डिराइव हुई हैं उनमें से किसी एक का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, और उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसमें से हम किसी एक को यूज़ कर रहे होंगे। अभी तक जस्ट आप ये जो सारी कहानी बताई है ना, इसको आप थ्योरेटिकल तौर पे अभी ज़रा समझो, सिर्फ थ्योरेटिकल तौर पे। इसकी एग्जांपल मैं आपको इंशाल्लाह तब दूंगा नेक्स्ट वीक में, या नेक्स्ट वीक में जब हम ATM की जो पूरी जो डिज़ाइन किया था ना उसका कोड देखेंगे, तो उसमें एग्जैक्टली एग्जांपल इसी तरीके से है, ठीक है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपको कोड दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस को देखो कि इनहेरिटेंस हम कैसे जावा में वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ और उसी से रिलेटेड मैं आपको कोड दिखाता हूँ। मगर एम्प्लॉय यहाँ पर, अच्छा देखिए सिनेरियो को ज़रा समझिए। सिनेरियो ये है कि आपके पास एक एम्प्लॉय है जिसकी टाइप है कमीशन एम्प्लॉय। कमीशन एम्प्लॉय का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय जो है हमारे पास, ये इसकी जो वेज कैलकुलेट होती है, सैलरी जो, वो कमीशन की बेस पे, कि जितनी उसने सेल की उस हिसाब से उसको कमीशन मिलता है। तो अगर आप इसके वो देखो डेटा मेंबर्स, उसमें आपको 4 डेटा मेंबर्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ग्रॉस सेल्स एंड कमीशन रेट। अच्छा, प्रोटेक्टेड क्यों यूज़ किया है? चेंज ना कर सके, नहीं सर, इनहेरिटेंस है। हाँ, जब मैं इससे दूसरी क्लास इनहेरिट करूँगा ना तो मैं डायरेक्टली उसमें ये वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ। अगर प्राइवेट रखूँगा तो फिर नीचे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा,
उसको कॉल करूँगा, वो से उसको एक्सेस करूँगा, फिर वो अलग कहानी है और सुपर वगैरह और इस तरह करके, वो भी अभी इसमें आएगा। अच्छा, 4 डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास में। यहाँ पे नीचे आपको एक कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्टर का जब भी ऑब्जेक्ट बना है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वहाँ पे आपको ये 4 पैरामीटर नज़र आ रहे हैं, स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग लास्ट, डबल और डबल सेल, उसकी टाइप डबल है, और रेट। ये 4 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फिर मैं अभी जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये इसको पैरामीटर्स पास होंगे, ठीक है, ये आपको पता है जब दूसरी क्लास से। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो फर्स्ट नेम है उसमें मैं उसको असाइन कर रहा हूँ वो पैरामीटर जो पास हुआ है जो फर्स्ट में होगा, और इसी तरह लास्ट नेम वाला जो है मैं उसको लास्ट नेम को असाइन कर रहा हूँ। जो अभी तक जितने प्रोग्राम हमने किए हम इसी तरह से ये काम करते आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये देखें कि सेट ग्रॉस सेल्स। अब यहाँ पे जो सेल्स का पैरामीटर जो मुझे पास हुआ है ना, ठीक है, इसमें मुझे कुछ लेट से कुछ चेक लगाना है कि ये जो पैरामीटर जो मुझे पास हुआ है इस क्लास को, उस पर मुझे कुछ चेक लगाना है। चेक मींस लेट से कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 से बड़ी हो, इस तरह से कोई चेक। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन कॉल किया सेट ग्रॉस सेल्स के नाम से, और उसको ये सेल्स वाला पैरामीटर पास किया। तो ज़रा नीचे आए और इस फंक्शन में आपको दिखाता हूँ सेट ग्रॉस सेल, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट सिंपल मैंने इफ़ कंडीशन लगाई कि जो वो वैल्यू सेट कर रहा है वो ग्रेटर या इक्वल हो 0.0 से, मतलब माइनस में कोई वैल्यू ना दे। सेल है ना, हम नेगेटिव वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया, और एल्स में मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि अगर ये वैल्यू माइनस में आप दोगे तो आपको ये मैसेज दे देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? सही। इसी तरह सेट कमीशन रेट पे भी मैंने इसी तरह से एक कंडीशन लगा दी। सेट कमीशन रेट कहाँ पर है, यहाँ पर, उस पर भी मैंने इसी तरह से एक कंडीशन लगा ली कि कमीशन रेट पे लेट से ये था कि जो वैल्यू दे वो 0.0 से लेके 1.0 के दरमियान में दे, ठीक है। ये 0 से लेके 1 के दरमियान है, 0.4, 0.5, 0.6, 4 का मतलब होगा 40%, 5 का मतलब 50%, इस तरीके से। यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ और फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पब्लिक गेट कमीशन रेट रिटर्न कर रहा है। इसी तरह अर्निंग्स का एक फंक्शन है, वो क्या कर रहा है आपके पास, वो हाँ उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, जितनी सेल्स हैं और उसके पास उसका कमीशन रेट मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल अर्निंग्स आपको बता रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? दैट इज़ वेरी सिंपल। ये मेरे पास एक क्लास बनी थी, मैंने इसको यूज़ किया। अब मेरे पास एम्प्लॉय की एक नई टाइप आई। एक ऐसा एम्प्लॉय आया जो कमीशन पे भी है और उसकी कोई बेसिक सैलरी भी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि कमीशन की क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, कमीशन वाले सारे फीचर्स यहाँ पर ऐड हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास से उसको क्या कर लूँगा, उस क्लास को इनहेरिट कर लूँगा इस क्लास से। तो मैं एक और क्लास आपको बताता हूँ जो यहाँ पर है, बेस प्लस कमीशन क्लास। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो एक्स्ट्रा फीचर होगा इस क्लास का वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और बाकी मैं सारे फीचर्स इस वाले यूज़ करूँगा, ठीक है, बेस क्लास के। अब आप देखें, आपके पास जो कमीशन एम्प्लॉय है उसके ये 4 फीचर्स हैं, ठीक है। अब दूसरी जो क्लास आई, दूसरा जो एम्प्लॉय आया, बेसिक प्लस कमीशन एम्प्लॉय, उसके भी 4 फीचर्स होंगे कि नहीं? उसका भी नेम होगा, उसके भी लास्ट नेम होगा, उसकी भी, चूँकि वो कमीशन पर भी है और बेसिक सैलरी पे भी, तो कमीशन वाला सारा प्रोसेस उसके पास, उसके सारे डेटा मेंबर्स यही होंगे, प्लस उसका एक डेटा मेंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा। कौन सा? बेसिक सैलरी। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ आ रही है कि नहीं? क्या नाम है? नाजिम सुल्तान है जो कमीशन के बेस पे काम कर रहा है। नाजिम सुल्तान है, नाजिम सुल्तान ना, फजल सुल्तान कमीशन की बेस पे काम कर रहा है। इसकी हमने क्लास बनाई, इसके ये डेटा मेंबर्स थे। नया एम्प्लॉय आया चंगेज़ खान, ठीक है, वो कमीशन में भी काम कर रहा है प्लस उसकी बेसिक सैलरी भी है। तो मैं नई क्लास को एक्सटेंड करूँगा बेसिक क्लास से, सॉरी ये कमीशन वाली क्लास से, और सारे डेटा मेंबर्स वही यूज़ करूँगा। जस्ट एक एडिशनल चेंज में करूँगा जो कि उसके पास है, कौन सा? बेसिक सैलरी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने इस क्लास में सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंड किया जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डेटा मेंबर यहाँ पे बनाया, कौन सा? बेस सैलरी या बेसिक सैलरी।
अब बाकी जो डेटा मेंबर्स हैं वो मैं क्या करूँगा, वो मैं इनहेरिट कर रहा हूँ कहाँ से, पेरेंट क्लास से। Parent class से। तो अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने बेसिक प्लस जो वो है एम्प्लॉय, उसके नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। अब आप ज़रा यहाँ पे ये देखो कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला कितने कितने पैरामीटर्स ले रहा है, वो काउंट करो ज़रा। मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कितनी वैल्यूज दूंगा, 5 वैल्यूज। कौन कौन सी, फर्स्ट, लास्ट, उसकी सेल्स, उसका लेट्स से उसका कमीशन रेट और उसकी सैलरी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा मेंबर्स कितने हैं, 1। बाकी 4 कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास से। तो आप यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, सुपर की वर्ड लिखा, ब्रैकेट्स में मैंने वो सारे पैरामीटर्स जो वहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए मुझे मिले वो मैंने पास कर दिए। तो जब आपने यहाँ पे सुपर लिखा ना, ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। ये सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसको 4 वैल्यूज है, फर्स्ट, लास्ट, सेल्स रेट, जो कि यहाँ पर है, वो ये उसको क्या कर देगा, सेट कर देगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। मैं ज़रा ऑब्जेक्ट वाला क्लास भी यहाँ पे, टेस्ट वाली क्लास भी यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखे ज़रा यार, बेसिक प्लस कमीशन एम्प्लॉय का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय के नाम से, और यहाँ पे देखिए अगर आप, तो मैंने जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो उसको मैंने ये 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स यहाँ पर वैल्यूज़ पास की। उसका फर्स्ट नेम बॉब, उसका सेकंड नेम लिविस, उसका ये 5000 उसकी क्या होगी, बेसिक सैलरी होगी मेरे ख्याल से, 0.4 उसका कमीशन रेट और 300 उसकी सेल। उस ऑर्डर देख लेते कौन सा ऑर्डर है यहाँ पे, लास्ट नेम डबल सेल्स रेट, और आखिरी वाला जो है आपके पास वो है सैलरी। अच्छा, आखिरी वाली सैलरी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि जब ये ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने क्या किया, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ज़रा गौर करें, देखें, पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके बाद फिर ये अपने पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। बात समझ आ गई। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और ऑब्जेक्ट बनाया बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का, उसने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है, ठीक है। इसने आगे, चूंकि यहाँ पे चूंकि ये आगे दूसरी क्लास से इनहेरिट हुआ था, इसने आगे अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या किया, कॉल किया, और ये वैल्यूज़ सेट कर दी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब ज़रा देखें, इसके बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फर्स्ट नेम, अच्छा मैं तो वो प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यूज़। इसके बाद ज़रा आगे आते हैं, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जैसे बेस सैलरी का, ठीक है, बेस सैलरी का फंक्शन जो कि पेरेंट में नहीं है, यहाँ पर है। इसी तरह बेस सैलरी का जो डेटा मेंबर है वो पेरेंट में नहीं है, यहाँ पर है, क्योंकि ये चाइल्ड का फीचर है, पेरेंट का नहीं है। 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, ये इलीगल, ये जो वो है इलीगल आर्ग्यूमेंट, एक्सेप्शन जो है, ये मैं बताता हूँ अभी ये क्या है, ठीक है। आपको एक्सेप्शन पता है, यहाँ पे बताता हूँ कि एक्सेप्शन इफ़, यहाँ पे एल्स भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। लेकिन एक दूसरा प्रोग्राम जो है कंपोजिशन का, वहाँ पे आपको बताऊँगा कि वहाँ पे एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं, एल्स वाला यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे देखें, गेट बेस सैलरी, ये फंक्शन भी इस क्लास का है, पेरेंट का नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अर्निंग्स, यहाँ पे मैंने लिखा, ये अर्निंग्स का जो फंक्शन था ना, ये क्या हुआ, ओवरराइड हुआ। ये बेस क्लास में भी था और चाइल्ड क्लास में भी है, लेकिन दोनों की नाम दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डिफरेंट है। वहाँ पे जब अर्निंग्स कर रहे थे तो आप यहाँ पे देखें, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, चूँकि वो कमीशन एम्प्लॉय था, उसमें हमने सिर्फ उसका कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय उसकी जितनी सेल्स की उसको सब मल्टीप्लाई किया। जी जी, अगर हम ये जो फंक्शंस वगैरह है, ये काम ये नहीं करते, अगर हम इनको स्टैटिक बना दें, मतलब कि बेस क्लास का जो अर्निंग्स को स्टैटिक बना दे और इसको भी स्टैटिक बना दे, फंक्शन को स्टैटिक बना दे, तो स्टैटिक तो फिर वो है कि आप उसके ऑब्जेक्ट के बगैर आप उसको, लेट से वो वाली बात कर रहे हैं ना, वो हमने तो बात कर ली थी ना, कि अगर जिस फंक्शन को आप लेट से स्टैटिक बनाते हो तो फिर आप उसका ऑब्जेक्ट किए बगैर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो स्टैटिक अगर बनाएंगे तो भी ओवरराइड हो जाएगा।
हाँ स्टैटिक वाला हो जाएगा, फाइनल वाला नहीं होगा। जावा में एक है फाइनल, आप एक कीवर्ड है जो आगे आएगा, फाइनल कीवर्ड जब आप लगाते हैं ना, फाइनल कीवर्ड किसी वेरिएबल के साथ, तो स्टैटिक फाइनल लगाते हैं, स्टैटिक फाइनल 2 वर्ड ज़रा रोकिए, स्टैटिक फाइनल जब आप लगाते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा, वो जो वेरिएबल है ना वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट की तरह हो जाएगा। जब आप किसी मेथड के साथ स्टैटिक फाइनल लगा दोगे ना, वो फिर ओवरराइड नहीं होगा। और जब आप किसी क्लास के साथ फाइनल का वर्ड लगा दोगे, वो क्लास इनहेरिट नहीं होगी। बात समझ आइए? आपने जो कहा ना स्टैटिक, स्टैटिक के साथ एक वर्ड और लगाना है फाइनल का, स्टैटिक फाइनल, हाँ जिस फंक्शन के साथ भी, वो फिर ओवरराइड नहीं होगा। बात समझ आ गई? सर हम तो ओवरराइड करना चाहते हैं ना बेस क्लास। ठीक है, फिर नहीं लगाएंगे ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि कोई फंक्शन ओवरराइड ना हो, तो आप उसके साथ लगा दो स्टैटिक फाइनल, स्टैटिक फाइनल, तो फिर वो ओवरराइड नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि इस क्लास को कोई इनहेरिट ना कर सके, तो उस क्लास को आप कर दोगे फाइनल, फाइनल स्टैटिक क्लास। फाइनल इसमें मैं बता दूंगा, फाइनल है या दोनों लगाते हैं। और अगर आप किसी जो नॉर्मली जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट किसी चीज़ को कांस्टेंट बनाना है कि चेंज ना हो, तो आप जावा में कॉन्स्ट के नाम से डायरेक्ट कुछ नहीं है, आप लगाते हो फाइनल स्टैटिक। अभी आगे मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताता भी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये फंक्शन आपका क्या हुआ, ओवरराइड हुआ। जितने भी डेटा मेंबर्स आप जितनी भी क्लासेस इससे आगे आती जाएंगी, सब में आपके पास ये अर्निंग का फंक्शन होगा, लेकिन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन के साथ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपके पास एक तरह से कमेंट है, अच्छा @override लिखा है ना, ये हम जहाँ क्लास हम ओवरराइड, जहाँ फंक्शन हम ओवरराइड करते हैं ना, तो वहाँ पे हम ये @override लिखते हैं। ये आपको बताने के लिए एक कमेंट है, अच्छा इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, ये कुछ कोड का पार्ट नहीं है। कमेंट वैसे हम ये डबल/ से करते हैं, लेकिन ओवरराइड वाला हम इससे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये बेस सैलरी जो है, बेस सैलरी ये किस क्लास का डेटा मेंबर है, इसी क्लास का। लेकिन ये कमीशन रेट प्लस ग्रॉस सेल्स, ये किस क्लास का डेटा मेंबर है, ये पेरेंट का है। तो उसको जब मैंने प्रोटेक्टेड में रखा, प्रोटेक्टेड में, तभी मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं उसको वहाँ पे प्रोटेक्टेड में ना रखता, उसको मैं प्राइवेट रखता, तो फिर मैं यहाँ पे इसको यूज़ ना कर सकता। फिर मैं क्या करता, फिर मैं वहाँ पे एक फंक्शन बनाता, ठीक है, सेट वाला, यहाँ से उसको यूज़ करता, वहाँ से उसकी, क्योंकि वो प्राइवेट है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अब प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड में मैं पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को चाइल्ड में मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए अब टेस्ट क्लास में। बनाएंगे तब भी मतलब हम लोग सब प्रोटेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्रोटेक्ट। अभी हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो हम इस क्लास का बना रहे हैं। ये आप देखें, ये जो हमारे पास ये बेसिक क्लास प्लस कौन सा है, कमीशन एम्प्लॉय, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो मेरे पास जो डेटा मेंबर्स है ना, वो एक ही डेटा मेंबर है, कौन सा है, प्राइवेट, ठीक है। तो इसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये यूज़ होंगे। लेकिन अब चूँकि ये क्लास का एक और पेरेंट है, तो यहाँ से ये उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह से हो रहा है, देखें ज़रा देखें, इस लाइन को जस्ट देखें तो आपको ज़रा सा ये कहानी समझ आ जाएगी। ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बेसिक प्लस कमीशन एम्प्लॉय की क्लास का, ठीक है। उसको कितने पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, 5, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी सैलरी, उसका कमीशन रेट, उसकी सेल, ठीक है। अब ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कौन सी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, नहीं सर, पहले पेरेंट क्लास को यहाँ से ज़रा देखें, ज़रा इसको देखें तो सही ना, चाइल्ड क्लास के, क्योंकि नाम उसका, यार आप नाम तो देखें ना ज़रा, ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अच्छा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर फिर आगे अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यहाँ पर देख रहे हैं, सही है। क्योंकि मेरे पास इस चाइल्ड क्लास में एक डेटा मेंबर था और बाकी डेटा मेंबर में रीयूज कर रहा हूँ, किससे, पेरेंट से। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है कि पहले जो ऑब्जेक्ट बनाया उसने जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसको यूज़ किया, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट को यूज़ कर रहा है। तो अब देखिए इस तरीके से इस क्लास में वो सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ जो पेरेंट की थी,
पेरेंट से डेरिवेटिव क्या पेरेंट से डिराइव में, डिराइव से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, बाकी का प्रोसेस सिंपल है। मैं जस्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसकी वैल्यू सेट हुई और उसकी बेस पे मैं आगे बाकी कह रहा हूँ। फर्स्ट नेम क्या है, एम्प्लॉयड डॉट गेट फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी तरह आपके पास लास्ट नेम जो है क्या करो, एम्प्लॉय डॉट गेट लास्ट नेम, ये उसके फंक्शन को कॉल करेगा। और इसी तरह एम्प्लॉय डॉट ग्रॉस सेल, एम्प्लॉय डॉट गेट कमीशन रेट और एम्प्लॉय डॉट अर्निंग्स। तो मैं अगर इसको जब रन करूं तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे दे रहा है। ये मैंने डायरेक्ट किया। अच्छा, यहीं से बस डायरेक्ट यहीं से फंक्शन कॉल ऑब्जेक्ट और मैंने वो उसका वो कॉल कर लिया, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट उसका मैंने उसको ऑब्जेक्ट थ्रू उसके फंक्शन को एक्सेस कर दिया और यहाँ पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें एम्प्लॉय डॉट गेट फर्स्ट नेम, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गेट फर्स्ट नेम का कोई भी आपके पास वो नहीं है, ठीक है, फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके पास है कौन सा, एम्प्लॉय डॉट गेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आपके पास लास्ट नेम का फंक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह सारे फंक्शंस आपके पास यहाँ बने हुए हैं और आप इनको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनहेरिटेंस को आपने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट या अप्लाई करना है इस पर्सपेक्टिव से कि मेरी पेरेंट क्लास जो है उसमें कुछ कॉमन फीचर्स रख के बाकी जो जितनी भी आपकी डिराइव क्लासेस होंगी आपकी कंसर्न की डिराइव क्लासेस हैं। अच्छा, आप जब भी यूज़ कर रहे होगे इनहेरिटेंस, आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे होगे और जो मोस्टली फंक्शंस यूज़ कर रहे होगे वो किसी ना किसी एक डिराइव क्लास के ही होंगे। जो मैंने अभी आपको ATM वाली एग्जांपल दी है ना, तो उसमें या तो वो यहाँ पे अगर आप देखें कहाँ पे गया, यहाँ पे इस एग्जांपल को माइंड में रखें। जब भी इनहेरिटेंस आपके पास, अब इस कोर्स में मैं इनहेरिटेंस पे बात करूँ ना, तो आप इस तरह की एग्जांपल को आपने माइंड में रखना है कि पेरेंट क्लास का अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हम या ये जो डिराइव क्लासेस है ना, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हमें या तो जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो या तो डिपॉजिट क्लास ही होगी या विड्रॉ क्लास ही होगी या फास्ट कैश या ट्रांसफ़र की। ट्रांजैक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या हो गई, ट्रांजैक्शन एक जनरलाइज क्लास थी, उसकी स्पेशल केसेस क्या है आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, तो हमने उसको इनिशिएट करना है, ठीक है। इसी तरह एनिमल क्लास, तो एनिमल क्लास क्या है, कुछ भी नहीं। एनिमल कौन सा एनिमल, डॉग, कैट, उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि पेरेंट के ऑब्जेक्ट से हम ये बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैं आपको इंशाल्लाह जब ATM की केस स्टडी दिखाऊंगा उसमें आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कंपोजिशन पर। अच्छा, इसके मैं प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोड को आप एक बार देख लें, आपके जो जितने भी वो हैं वो हो जाएंगे। देखें, अभी तक मुझे नहीं पता अभी तक आप ऊप में काम कैसे करते आ रहे हो, ठीक है। आप मुझे कोई इनहेरिटेंस की एग्जांपल दें आप। अच्छा, कैट डॉग की आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको अभी और आगे चल के जो एग्जांपल देने वाला हूँ वो थोड़ी कैट डॉग से हटकर है। वो एक्चुअली एक सिनारियो ATM वाला, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हम इनहेरिटेंस बेसिकली करते क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस आपने कहा कि भाई रीयूजिबिलिटी, कि भाई एक बार पेरेंट में डिफाइन कर दें और चाइल्ड बाकी हो जाए। तो मैंने आपको देखिए एक दूसरा यूज़ केस बताया फ्लेक्सिबिलिटी का। जब भी नया फीचर ऐड करना हो क्या करेंगे, एक नई क्लास डिराइव कर देंगे। ट्रांजैक्शन की 3-4 टाइप्स ना, लेट से एक नई ट्रांजैक्शन की टाइप है, क्या करेंगे, डिराइव क्लास, ठीक है। ये इस पर्पस के लिए बेसिकली हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इनहेरिटेंस में हमारा टाइम काफ़ी लग गया और स्लाइड्स में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर अभी एक चीज़ रहती है, कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में कवर करते हैं, ठीक है।